दो वर्णों के योग से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने संधि की परिभाषा सीखी। हमने यह भी सीखा कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। हमने यह सीखा कि हमें संधि समझ में क्यों नहीं आती है, संधि समझ में नहीं आने का कारण क्या है। तो हमने पाया कि हमें अक्षर और वर्ण में अंतर नहीं पता। तो लास्ट वीडियो में हमने अक्षर और वर्ण में अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त की, संधि की परिभाषा सीखी। आज हम जो संधि के तीन प्रकार हैं, जो संधि के तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनमें से स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लास्ट वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हमने संधि का बेस स्थापित किया है। हमने वर्ण और अक्षर में अंतर समझा है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैसे कि आप कमल शब्द लिखते हैं, कमल शब्द में जो आप क, म और ल देख रहे हैं, ये क्या है? ये अक्षर है। इनको क्या कहते हैं? अक्षर। और जो संधि में जुड़ते हैं तो ये अक्षर नहीं जुड़ते हैं, संधि में वर्णों का योग होता है। वर्ण क्या होते हैं? जो आपका क है, इसको आप क हलंत और ए स्वर में विभाजित कर सकते हैं। मैं को आप मैं हलंत और ए स्वर में विभाजित कर सकते हैं। ले को आप ल हलंत और ए स्वर में विभाजित कर सकते हैं। ये सभी आपके वर्ण हैं, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई वर्ण है हिंदी भाषा की, और इन्हीं का योग होता है संधि में। लास्ट वीडियो में हमने इनके बारे में सीखा। आज हम संधि के जो प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यहां पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। इनमें से क्या जुड़ता है? वर्णों में भी स्वर जुड़ते हैं या फिर व्यंजन जुड़ता है? इस आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो स्वर जुड़ते हैं, जब दो स्वर का योग होता है तो स्वर संधि होती है। स्वर के साथ में व्यंजन या दो व्यंजन का योग होता है तो व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का योग होता है तो आपकी क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं। संधि की डेफिनेशन आज समझ चुके हैं। अक्षर और वर्ण में अंतर मैं आपको समझा चुका हूं। आज हम स्वर संधि से स्टार्ट करने वाले हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में आपने देखा, स्वर वर्ण के साथ में किसी स्वर वर्ण का मेल होता है, अर्थात प्लस के इधर भी स्वर होगा, प्लस के इधर भी स्वर होगा। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वर में से प्लस के इधर कौन सा स्वर है, प्लस के इधर कौन सा स्वर है, इस आधार पर स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। प्लस के इधर कौन सा स्वर है, प्लस के इधर कौन सा स्वर है, कौन से दो स्वर का योग हो रहा है, इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर प्लस के इधर ए है, प्लस के इधर ए है, दो ए स्वर का योग हो रहा है तो वहां दीर्घ संधि होगी। प्लस के इधर ई है, प्लस के इधर ए है और प्लस के इधर ई है, तो ए और ई का योग हो रहा है तो वहां गुण संधि होगी। प्लस के इधर क्या है, प्लस के इधर क्या है, कौन से दो स्वर है, इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। आज हम सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर आपको इस चैनल में जो हिंदी व्याकरण पढ़ाई जा रही है, संधि समझाई जा रही है, यहां पर आपको ट्रिक्स नहीं बताई जा रही है, यहां पे आपको वास्तविक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ट्रिक्स से आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए मान लो संधि के, तो 4 या 5 सही कर सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको वास्तविक तरीका सीखना ही होगा। वास्तविकता की यह पहचान होती है कि शुरू में आपको थोड़ा जोर जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद में आपको संधि टॉपिक बहुत आसान लगने लग जाएगा और आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि में 3 नियम है। दीर्घ संधि में कितने नियम है? 3 नियम है। दीर्घ संधि में आपको 3 नियम समझने हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई भी एक स्वर हो, प्लस के इधर ए या आ में से कोई भी एक स्वर हो तो दोनों स्वर मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ स्वर का निर्माण करेंगे। समझ रहे हैं? या तो ए हो सकता है इधर, या आ हो सकता है, या फिर इधर ए हो सकता है, आ हो सकता है, कोई एक होगा। दोनों स्वर मिलकर आ स्वर का निर्माण करेंगे। यह है दीर्घ संधि का पहला नियम। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखना, यहां से संधि के नियम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। नियमों को आपने एक बार समझ लिया, आगे आपको जोड़ नहीं आएगा। यहां पर आपने देखा कि पुस्तक प्लस आले, एक एग्जाम्पल है, पुस्तक प्लस आले।
इन शब्दों में आपको दो वर्णों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? तो आप देखोगे पुस्तक में आप क को कैसे विभाजित कर सकते हैं, क हलंत और ए स्वर के रूप में विभाजित कर सकते हैं ना, आपने सीखा है। इससे पहले आपको नहीं पता होता, अगर आपको यह नहीं पता होता कि क अक्षर है और क हलंत और एस वर्ण है, इस अक्षर को हमें वर्ण में विभाजित करना पड़ता है, क्योंकि संधि में अक्षर नहीं जुड़ते हैं, संधि में वर्ण जुड़ते हैं। हमें अक्षर को वर्ण में परिवर्तित करना होगा, तो वर्ण में परिवर्तित किया आपने तो क व्यंजन और ए स्वर प्राप्त हुआ। अब यहां से समझ में आया ना, इधर क्या है, आल्य, आल्य का आ अलग कर लिया। अब ए और आ दोनों तरफ स्वर है, ए और आ दोनों तरफ स्वर है, तो कौन सी संधि होगी? ए और आ दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि होगी। स्वर संधि में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि का पहला नियम क्या है? इधर ए या आ में से कोई भी एक स्वर हो, इधर ए या आ में से कोई भी एक स्वर हो, है क्या? इधर ए है, इधर आ है। दीर्घ संधि का पहला नियम अप्लाई होगा क्या? दीर्घ संधि का पहला नियम अप्लाई होगा। नियम अप्लाई करने पे क्या होगा? ये ए और आ दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? इस आग का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? इस आग का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे? तो ए और आ के स्थान पर मैं आ लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। दीर्घ संधि का पहला नियम यही तो कहता है हमें, तो यहां पर हम इस ए और आ के स्थान पर आ लिख देंगे। अब देखो पीछे क्या बच रखा है? पुस्तक बच रखा है, जिसमें क्या है? हलंत स्वरूप में। इधर लय बच रखा है, जोड़ो भैया, इसको एज इट इज लिख दो। यहां पर मैंने पू लिख दिया, आधा सह लिख दिया, तय लिख दिया। अब कै हलंत में आ स्वर जोड़ना है, तो कै हलंत में आप आ को जोड़ोगे, तो लास्ट वीडियो में मैंने मात्रा के बारे में बताया अच्छी तरीके से आपको, तो ये आ की मात्रा लगेगी या नहीं लगेगी? आ स्वर को आपको इस कै हलंत यानी व्यंजन में जोड़ना है, तो आप इस स्वरूप में जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? कै में आ की मात्रा लगाओगे या नहीं लगाओगे? पीछे क्या बचा? लय और ये बचा, तो पीछे आपने लय और ये को एज इट इज लिख दिया, और ये आपके दीर्घ संधि के पहले नियम से पुस्तकालय शब्द का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है? बताया हुआ आपको वर्ण और अक्षर में अंतर। अक्षर को आपको कै अक्षर को कै हलंत और ए वर्ण में विभाजित करना है। अब इधर आपने देख लिया ए है, इधर आ है, ए और आ मिलकर आ का निर्माण करेंगे, इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा। अब इस कै हलंत में जब ये आ स्वर जुड़ेगा तो आ की मात्रा के रूप में जुड़ेगा, तो कै हलंत प्लस आ, कै हलंत प्लस आ क्या होते हैं? कै हलंत प्लस आ का होता है। लास्ट वीडियो में मात्राओं को जोड़ना समझाया है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा है कै हलंत में जब आ स्वर जुड़ेगा तो इस तरह से मात्रा के रूप में जुड़ेगा, कै हलंत में ई स्वर जुड़ेगा तो छोटी की मात्रा लग जाएगी, कै हलंत में बड़ा ई स्वर जुड़ेगा तो बड़े ई की मात्रा लग जाएगी, ऐसे ही कै हलंत में ऊ जुड़ेगा तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। ये तो पता है ना आपको। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, कै हलंत में जब ई स्वर जुड़ेगा तो ये बनेगा, तो इसको तोड़ने पर तो यही बनेगा ना, की को तोड़ोगे तो कै हलंत और ई स्वर प्राप्त होगा, बड़ी की को जोड़ोगे तो बड़ी ई को तोड़ोगे तो कै हलंत और बड़ी स्वर प्राप्त होगा, कू को आप तोड़ोगे तो कै हलंत और बड़ा ऊ प्राप्त होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पता होगा। लास्ट वीडियो में हमने अच्छी तरह से समझा है। तो इस तरह से दीर्घ संधि का पहला नियम अप्लाई किया, पुस्तकालय शब्द का निर्माण हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना फिर से, दो ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण कर रही है क्या? कर रही है। अब देखो अधि प्लस इक्षक, तो धी को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? अभी अभी आपने देखा, धी में हम इसको ध हलंत और ई स्वर के रूप में विभाजित कर सकते हैं। धी से हम ई की जो मात्रा के रूप में स्वर छिपा हुआ है, इस ई स्वर को अलग कर सकते हैं। तो इधर ध हलंत और ई में विभाजित कर दिया धी को, इसको हमने अक्षर को वर्ण में विभाजित कर दिया। अब इधर क्या है? ई है। इक्षक में इधर क्या आ रहा है? ई है। तो दो ई मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बड़ी ई का निर्माण करेंगे। इधर कोई ई हो, इधर कोई ई हो, तो दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों के स्थान पर ये बड़ी ई आ जाएगी, बड़ी आ गई। अब आप इसको मिलाओ तो ऐसे का ऐसा लिख दो भैया, क्या दिक्कत है? इधर ए लिख दिया। अब ध हलंत में बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? ये बड़ा ई स्वर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ध हलंत में? तो यहां पे आपने ध हलंत में इस बड़ी ई को जोड़ा, तो इस तरह मात्रा के रूप में जोड़ दिया। पीछे क्या बच गया? ये दोनों के स्थान पे तो ये जोड़ ही दिया आपने, पीछे श और कै बच गया, तो इधर श आ गया, इधर क आ गया, अधिक्षक शब्द का निर्माण हो गया। तीसरा नियम समझते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? दो ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। दो ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? फिर से देख लो, इस नू में से जो ऊ की मात्रा के रूप में स्वर छिपा, इसको अलग करो,
तो न हलंत और इस ऊ को अलग कर दो। इधर उदय में ऊ इधर लिखा हुआ है, दो ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। अब लिख दो भैया, भा आ गया एज इट इज, न हलंत यानी न व्यंजन में अब ये ऊ स्वर जुड़ेगा तो बड़े ऊ की मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। पीछे क्या द और ये बच गया, पीछे द और ये बच गया, और इस तरह से दीर्घ संधि के तीसरे नियम से भानुदय शब्द का निर्माण हो गया। दीर्घ संधि के 3 नियम आपने समझे, आपने देखा कि कैसे 2 वर्ण मिलते हैं और एक शब्द का निर्माण होता है। संधि गणना आपने सीखी दीर्घ संधि के पहले नियम से। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कैसे अक्षर में से आपको स्वर को अलग करना है, फिर कैसे स्वर को आपको मात्रा के रूप में जोड़ना है। 2 चीजें करनी है। पहले क्या करना है, ये जो अक्षर लिखा हुआ होगा इस अक्षर में से स्वर अलग कर दो, व्यंजन अलग कर दो, स्वर अलग कर दो। फिर जो इन दोनों के स्थान पे जो स्वर आ रहा है उस स्वर को इसमें मात्रा के रूप में जोड़ दो, मात्रा के रूप में जोड़ दो। बस ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। कोई भी एक बुक लेके आ जाओ, जितना अभ्यास करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, इनका आप अभ्यास करो। देखो देव प्लस आले, तो वह को आप कैसे लिख सकते हो? वह को आप वह हलंत और ए के रूप में लिख सकते हो ना। तो प्लस के इधर ये ए आ गया, प्लस के इधर आ गया, तो ये ए और आ मिलकर आ का निर्माण करेंगे। पीछे क्या बचा? वह बचा। इस वह में ये आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या प्राप्त होगा? दे। वह हलंत में अब ये आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो वाह हो जाएगा, ल आ जाएगा, ये आ जाएगा, देवालय शब्द का निर्माण हो जाएगा। सुधी प्लस इंदर, तो सुधी को आप कैसे लिख सकते हैं? सुधी को आप ध हलंत और ईश्वर में विभाजित कर दो, इधर इंदर का इंदर लिख दिया, 2 ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। अब सु को आप यहां पे ऐसे का ऐसे लिखो, इस ध हलंत में इस बड़ी ई की मात्रा जोड़ दो, पीछे क्या बचा? आधा न और द्र बच गया, सुधींदर शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही आपको आगे अभ्यास, ऐसे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल का आपको अभ्यास करना है। पूरा प्लस अवशेष में आप देख रहे हो रे को रे हलंत और आज स्वर में विभाजित कर दिया, इधर भी ए है, दोनों मिलकर आ का निर्माण करेंगे। ये आज स्वर मात्रा के रूप में रह में जुड़ेगा, पू यहाँ पर एजेटिज आ गया, रे हलंत में आज स्वर जुड़ने पर रा हो गया, वह शेष है यहाँ पर एजेटिज आ गया, पूरा अवशेष शब्द का निर्माण हो गया। यति प्लस इंदर में तय हलंत और ई में विभाजित कर दिया, इधर ई है, दोनों ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे, ये बड़ी ई इस तय हलंत में जुड़ेगा, यतिंदर शब्द का निर्माण हो जाएगा। मधु प्लस उत्सव, ध धू को ध हलंत और उ स्वर में विभाजित कर दिया, इधर उ है, 2 उ मिलकर बड़े उ का निर्माण करें, इस बड़े उ को मात्रा के रूप में ध में जोड़ेंगे तो मधुस्तव शब्द का निर्माण होगा। वधु प्लस उल्लास में आपने देखा कि इस धू को आप ध हलंत और बड़े उ में विभाजित कर दिया, 2 उ मिलकर बड़े उ का निर्माण करेंगे, ये बड़ा उ इस ध हलंत में मात्रा के रूप में जुड़ेगा, वधुल्लास शब्द का निर्माण हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है। संधि का आप फर्स्ट इनिशियल और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। एक दो एग्जांपल से समझाता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस तो आप आसानी से हल कर देंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आ गए, जब आपको जोड़ना होगा, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। धू को आप कैसे लिख सकते हो? ध हलंत और उस स्वर के रूप में लिख सकते हो ना, ध हलंत, विदु में आप वी, धू को आप ध हलंत और उस स्वर में लिख दो, इधर उदय है, इधर उदय आ गया। अब आपने देखा है कि 2 उ मिलकर क्या करेंगे? बड़े उ का निर्माण करेंगे, ये बड़े उस ध हलंत में जुड़ेगा, वी यहां पर एजेटिज आ गया, ध हलंत में बड़े उ मात्रा के रूप में जोड़ दिया, पीछे द और यह बच गया, विदुदय शब्द का निर्माण हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बताओ? 4th ऑप्शन आपके सही हो गया। तो अगर ऑप्शन में आपके ये आ गया और आपको जोड़ने का बोला तो आप आसानी से इसको जोड़ सकते हो। आगे आप देवालय का एग्जांपल देख रहे हो, यहां भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन में से आप आसानी से देवालय शब्द का निर्माण कर सकते हो। कौन से होगा? यहां तो देखो आप, देवा कोई शब्द होता है क्या? देवा कोई शब्द नहीं होता है, देव शब्द होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब आप देखोगे कि दोनों तरफ स्वर संधि का आपने दीर्घ संधि का नियम सीखा है कि इधर जब ए हो तो वह हलंत और ए हो गया, इधर क्या है? अलय का ए आ गया, 2 ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आव का निर्माण करेंगे। लेकिन अलय कोई शब्द होता है क्या? अलय यहां पर कोई शब्द नहीं होता, आल्य शब्द होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं लय, लय को आप लय हलंत और ए में विभाजित कर सकते हैं, इधर आपके वह हलंत और आ में विभाजित कर सकते हैं। आ के बाद में लय हलंत आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत, वैसे ही हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है। देव प्लस लय में आपको ये लय हलंत आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देव प्लस आले से आप नियम लगा के देखोगे तो देवालय शब्द का निर्माण हो जाएगा। मैं तो एक ऑप्शन पे गया हूं, आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट समझ जाओगे अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से सोल्व किए हैं कि इस ऑप्शन से
ये शब्द बन सकता है, डायरेक्ट इस ऑप्शन में आओगे तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप एक एक ऑप्शन को भी सोल्व कर सकते हो, यहां से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप कर लोगे। अब आगे क्या है, तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो अतीत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब जो परेशानी आने वाली है वो क्या आएगी, इस क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में भी क्या दिक्कत आने वाली है वो हम समझते हैं। अतीत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अतीत में आपने देखा है यहां पर ई की मात्रा आ रही है, ई में आपने देखा है कि ई या बड़ी ई हो, ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। प्लस के इधर ई या बड़ी में से कोई एक हो, प्लस के इधर ई या बड़ी में से कोई एक हो, तो दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पे आपको चारों ऑप्शन में दोनों तरफ ई दिखाई दे रही है, तो यानी नियम तो चारों ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे, अतीत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर इनमें से किस ऑप्शन के माध्यम से अतीत शब्द का निर्माण होगा, कैसे करोगे जब चारों ऑप्शन में आपके नियम अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है, शब्द शुद्धि आपको देखनी पड़ेगी। यहां पर आपने चारों ऑप्शन में देख लिया कि इधर देखो, इसको ती को आप तय हलंत और ई के रूप में लिख सकते हैं ना। हर जगह आपको ई प्राप्त होगी, ई प्राप्त होगी, इधर भी ई प्राप्त होगी, दो ई मिल रही है, नियम अप्लाई हो रहा है। तो सर हमें क्या करना होगा जिससे हम सही आंसर तक पहुंच सके। तो इसके लिए आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्द शुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। देखिए आमतौर पर हम हिंदी लिखते हैं तो ज्यादातर शब्दों का हमें ज्ञान होता है, लेकिन जो संधि विच्छेद करने के पश्चात शब्द प्राप्त होते हैं उनका हमें ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनको हम सामान्य तौर पर काम में नहीं लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो संधि विच्छेद करने पे प्राप्त होते हैं, यहां पे आपको चार ऑप्शन तो है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इसमें ई बड़ी आती है छोटी आती है। क्यों नहीं पता, क्योंकि आमतौर पर ऐसे शब्दों को आप काम ही नहीं लेते। तो ऐसे शब्द जो संधि विच्छेद करने के बाद में प्राप्त होते हैं, मैंने कुछ शब्द यहां पे लिखे हैं, इनका शुद्ध रूप लिखा है, इनको आप याद कर लीजिए। ये शब्द बार बार आएंगे और ऑप्शन में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, ऑप्शन इस तरह से आ गए, तो वहां पर आपको शब्द का शुद्ध रूप पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्षक में ई बड़ी आती है। अगर आपको यह पता होगा इक्षक में ई बड़ी आती है, तो अधिक्षक शब्द पूछ लो, परीक्षक शब्द पूछ लो, अन्वीक्षक पूछ लो, ये सभी में काम में आएगी। तो ऐसे कॉमन शब्द आपको याद रखने, इक्षक हो गया, इक्षण हो गया, ईश हो गया, इक्षा हो गया, इन सभी में ई बड़ी आती है। इत में ई छोटी आती है, इप्सा में ई बड़ी आती है, ऊर्मी में ऊ बड़ा होता है, ऐषण में ए ये आता है, ऐषण ऐषणा ऐसे लिखा जाता है और ऐ के ऐसे लिखा जाता है। ये याद होना चाहिए आपको। कई शब्दों में ये आते हैं संधि विच्छेद करने के पश्चात। तो यहां से अगर आपको ये याद है, इनका शुद्ध स्वरूप आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे। अति तो उपसर्ग होता है, आपको आसानी से पता है कि अति ऐसे नहीं लिखा जाता, अति का शुद्ध रूप यही होता है। लेकिन यहां से आपने इत का भी शुद्ध रूप देख लिया। इत का शुद्ध रूप क्या होता है, ये होता है ई छोटी आती है। तो यहां पे आपके फोर्थ आंसर सही हो गया। नियम चारों ऑप्शन में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहां पर शब्द शुद्धि देखनी है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपने देखा कि अति और इत ये दोनों शब्द शुद्ध है। इस वजह से इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहां पर आपको ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, ट्रिक्स नहीं बताई जा रही है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाऊं। मेरा प्रयास है कि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाओ, आप उसे सही करके आओ। यहां पर मैंने ये शब्द लिखे हैं, इनको याद कर लेना। नियम पता होने के बावजूद भी ये शब्द आ गए ऑप्शन में और आपको शुद्ध रूप नहीं पता, और बहुत बार आते हैं। आजकल कंपटीशन का लेवल क्या आपको अच्छी सी तरह से पता है। एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 10 में से 4 क्वेश्चन नॉर्मल आ जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन नॉर्मल आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे जो कट ऑफ बनाते हैं। तो आपको ये शुद्ध शब्द याद रखने हैं। ऑप्शन में ऐसा कुछ आ गया तो आप सही कर पाओ। लघुर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब अगर आपको पता है, देखो ऊ तो दोनों तरफ आ रहा है और दो ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। दो ऊ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, ये आपको पता है। तो इधर भी ऊ आ रहा है, लघु में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको घ हलंत और ऊ के रूप में लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप घ हलंत और ऊ के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में चारों में दोनों तरफ ऊ आ रहा है, नियम अप्लाई हो रहा है, बड़े ऊ का निर्माण होगा, लघुर्मी शब्द बन जाएगा।
लेकिन सही शब्द का सही संधि विच्छेद प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध रूप पता होना चाहिए। आपको लघु में तो आप सामान्य भाषा में काम में लेते हो, सामान्य तौर पर काम में लेते हो आप हिंदी में, आते रहते हैं जब हम लिखते हैं तो आपको पता है कि लघु में तो ये आपके ऊ छोटा आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो। ऊर्मी में आपने यहां से सीख लिया कि ऊ बड़ा आएगा, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दोनों शब्द इसमें शुद्ध है, शुद्ध शब्द होने के कारण थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, बुक उठानी है कोई भी, वहां पर आपको ऐसे शब्द देखने हैं और आपको शब्द बनाना है। दो शब्दों से दो वर्णों को योग करने से, दो वर्णों का योग करना है, इस दीर्घ संधि के नियम को अप्लाई करना है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। यहां से आपको दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 3 नियम आपको अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएंगे कि यहां पर दो ए मिलकर या दो आ मिलकर या ए या आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। प्लस के इधर ई हो, प्लस के इधर ई हो, तो दोनों मिलकर बड़ी का निर्माण करते हैं। प्लस के इधर ऊ हो, प्लस के इधर ऊ हो, तो दोनों मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। यहां तक हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट, जहां पे आपने दो वर्णों के योग से संधि करना सीखा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां तक ही सीमित नहीं है, आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेंगे कई क्वेश्चंस में दोनों। तो वहां पर ये तो आपने सीखा कि दो वर्णों के योग से कैसे 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 आप शब्द का निर्माण कर लेते हो। अब वहां पर यह पूछ लिया, शब्द दे दिया और डायरेक्ट पूछ लिया भैया बताओ संधि कौन सी है इसमें, मध्यावकाश शब्द में संधि कौन सी है? अब सर वो प्लस माइनस तो है ही नहीं, कहां गए वो? तो यहां पर आपको शब्द देके संधि पूछ ले कि इसमें दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, यण संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, कौन सी संधि होगी? तो इसके लिए आपको संधि विच्छेद करना सीखना होगा, इसके लिए आपको शब्द का विभाजन करना सीखना होगा, संधि विच्छेद सीखना होगा। आज मेरे को लग रहा है हैवी हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे। देखिए इसके लिए ट्रिक्स का निर्माण होता है। लोग बताते हैं जब आ की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है तो दीर्घ संधि होगी, एक की मात्रा होती है तो गुण संधि होगी। भैया ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी, लेकिन दीर्घ संधि नहीं होगी। तो ट्रिक्स तो मैं आपको कह रहा हूं, जैसे आप 10 क्वेश्चन आ गए, 3 4 5 क्वेश्चन सही कर दो, लेकिन ट्रिक्स ऑथेंटिक नहीं है। यहां पर हम वास्तविक तरीका समझने वाले हैं जिससे हम पता कर पाए कि किसी शब्द में कौन सी संधि होगी, लेकिन वह तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज काफी कुछ आपने सीख लिया, तीनों नियमों को याद रखो, इनके कॉन्सेप्ट को समझो और ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।